हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12, यानी कि दूसरी बुक का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि नाम रखता है अपना थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट कर चुके हैं हम इस लेक्चर को, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलूँ कि लास्ट बोलूँ? लास्ट बोलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया भाई, स्टार्ट कर लिया है। इस लेक्चर में अब हम क्या कर रहे हैं, अपने लेवल को अप कर रहे हैं। देखो, पिछला लेक्चर जो था वो एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब क्या कर रहे हैं, हम टर्मिनोलॉजीज को जान रहे हैं, है ना। एक सीढ़ी चढ़ गए, अब हम दूसरी सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तो आओ जानना चालू करेंगे इस लेक्चर में हम हीट को, इंटरनल एनर्जी को और वर्क को। देखो, ये ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर आपके अंदर कंफ्यूजन बना के रखती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने तो मतलब आप मानोगे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी देखा है कि लोगों को कुछ डाउट अगर बचपन में रह जाते हैं ना, तो वो रह ही जाते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन में देखा था, एक इंसान था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था वाइवा में कि जो जी की वैल्यू होती है, अब आप देखिएगा, आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बॉल को आपने फेंका तो उसकी जी की वैल्यू क्या रहती है, बताइए आप। जी की वैल्यू क्या रहती है? जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है यार, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लगातार बॉल को जी से नीचे खींचा जाता है ना। तो उस इंसान ने बोला कि जी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, फिर जीरो होती है और फिर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। मतलब ये एक ऐसा बेसिक डाउट था जो शायद बचपन में उसका होगा और वो डाउट हमेशा उसके अंदर रह गया होगा, उसने कभी पूछा नहीं होगा या उसने कभी बताया नहीं होगा या उसने कभी डिस्कस ही नहीं किया होगा। लेकिन अब जब डिस्कस नहीं किया तो वो डाउट बन के रह गया। डाउट क्या बन के रह गया? डाउट एकदम कंफर्मेशन बन के उसके अंदर रह गया कि हाँ, जो मेरे को पता है वो एकदम सही है। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके ये पॉइंट निकला उसके अंदर दिल से, तो देखो पता चला ना कि वो डाउट बचपन में अगर क्लियर हो जाता तो कितना सही रहता। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा पास है कि आपको लगता है कि एक जैसी है, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लेक्चर में हमको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हीट क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। हीट क्या होती है भाई? हीट एक फिनोमेना होता है एनर्जी ट्रांसफर का, या एनर्जी इन ट्रांजिट को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। बहुत अच्छी बात मैंने बोली यहां पर। हीट इज नथिंग बट एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब आपको हमेशा हीट एक ऐसे फॉर्म में दिखेगी जिसमें वो ट्रांसफर हो रही होगी। आप देखना, जब बहुत अच्छी बड़े बड़े फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है ना, वहां हीट नहीं लिखा होता, वहां हीट ट्रांसफर लिखा होता है। क्योंकि हीट कभी भी आपको रुकी हुई नहीं दिखेगी। हीट हमेशा तब आपको दिखेगी जब वो ट्रांसफर होगी, जब वो बाउंड्री क्रॉस करेगी। आई मेरी बात समझ में? देखो कैसे, अभी एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाय का कप है ना। देखो, ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए बार बार बता देता हूं कि आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे। ये चाय का कप है भैया, है ना। अरे चलो, ये चाय का कप है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इनिशियल टेम्परेचर TI 50 डिग्री सेल्सियस। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ये चाय किस टेम्परेचर तक आकर ठंडी होगी, कहाँ तक आकर रुक जाएगी? तो आप बोलोगे फाइनल टेम्परेचर होने वाला है इस चाय का सर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस 30 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए इसने क्या किया होगा? तो सर क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था 50 और 30 के बीच में, इसने हीट का ट्रांसफर किया होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और ये 30 डिग्री सेल्सियस तक आ गई होगी। मैंने आपको बोला बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने AC ऑन कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया? AC ऑन कर दिया। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन। जब ये 30 डिग्री सेल्सियस पे आपकी चाय आ गई तो आप बोलोगे यार अब तो ये ठंडी हो ही नहीं रही, अब तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब इसके अंदर हीट खत्म हो गई है। आपने ये बोला इसके अंदर की हीट खत्म हो गई सर, अब इसके अंदर हीट नहीं बची। ठीक, मैंने बोला अच्छा AC चालू करो सर, AC चालू करो। AC चालू हुआ तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पता है कितना हो गया? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपने कर दिया भाई 24 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपने 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया। चलो 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जैसे ही आपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस किया, आप तो बोल रहे थे कि चाय के पास हीट खत्म हो गई है, अब वो और ठंडी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने AC चलाया, टेम्परेचर सराउंडिंग का 22 डिग्री सेल्सियस हुआ, चाय ने बोला अरे भैया, अरे मोरी मैया, और उसने क्या कर दिया? यहां से हीट ट्रांसफर किया और 30 डिग्री सेल्सियस से उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया भाई? अब उसका फाइनल टेम्परेचर गिर के कितना हो गया? तो आप बोलोगे इसका फाइनल टेम्परेचर TF- हुआ, जो 22 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो मेरी बात आप समझे? हीट बॉडी के अंदर है या नहीं है आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आप टेम्परेचर डिफरेंस में उसको लेकर जाओगे, जब हीट ट्रांसफर होगी, जब हीट
ट्रांजिट में आएगी, जब हीट मोशन में आएगी, जब हीट बाउंड्री क्रॉस करेगी, तब आपको हीट दिखेगी, नहीं तो आपको हीट दिखने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी हीट नहीं बोला जाता, हीट ट्रांसफर बोला जाता है। जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं वो हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट है टेम्परेचर इज अ मार्कर ऑफ द हॉटनेस ऑफ बॉडी। हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी ठंडी है या कोल्ड है, ठंडी है या हॉट है, तो हमको कैसे पता चलता है, उसके टेम्परेचर से पता चलता है, ठीक। सेकंड पॉइंट, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज को आप रखोगे अगर साथ में, तो आपको डायरेक्शन पता चलती है कैसे, टेम्परेचर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी चीजें हमको पता है ना। ये चीज हमको समझनी थी, वो हम समझ चुके हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायमेंशन ml² T-2 होना चाहिए ना। एनर्जी यार, हमको सर बहुत कंफ्यूजन है, एक बार निकाल कर देख लें। बाबा देखो, जो हीट होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है, एनर्जी होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि mL/T-2, और ये है सर मीटर, तो ये हो जाएगा mL² T-2। यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं होगा, -2 होगा, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन आपको लगे, प्लीज अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करें, -2 होगा, है ना। काट के लिख देता हूँ, mL² T-2, और डायमेंशन हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, है ना, ऐसा ब्रैकेट नहीं होता। चलिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायमेंशंस mL² T-2। चलिए, पता है। नेक्स्ट यूनिट, जूल, ऐसा यूनिट है इसकी, जूल। कैलोरीज प्रैक्टिकल यूनिट है, एंड 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल की, वैसे 4.18 जूल भी होता है। चलो नेक्स्ट, हीट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हीट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। हीट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। आओ, यहां आती है भाई बहुत 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 बड़ी कंफ्यूजन। हीट इज अ पाथ डिपेंडेंट, हीट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर is different from that required to change the temperature of same gas through same amount at constant volume। क्या मतलब हुआ इसका? देखो बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो मैं अगर इसको नहीं भी समझाऊंगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा काम है आपको समझाऊं, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हीट ट्रांसफर जो होता है ना बाबा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर करा रहे हो। आप जब हीट ट्रांसफर करा रहे हो तो सिस्टम आपका कांस्टेंट प्रेशर पर है। जब आप हीट ट्रांसफर करा रहे हो तो सिस्टम आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। जब आप हीट ट्रांसफर करा रहे हो तो सिस्टम आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये तीनों अलग अलग चीज है। कांस्टेंट सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पे होना अलग चीज है, सिस्टम का कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना अलग चीज है। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगी सिस्टम की, हीट ट्रांसफर होगा वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, हीट ट्रांसफर होगा प्रेशर चेंज नहीं होगा, हीट ट्रांसफर होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तीनों ही केस में सिस्टम अलग अलग प्रोसेस से होकर निकल रहा है। आप बोलोगे कि तीनों केस में हम जब हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे ना तो अलग अलग आ जाएगा भैया। तो यहां से हमको क्या पता चला? हमको यह पता चला कि हीट ट्रांसफर जो है वो डिपेंड करती है कि सिस्टम कौन सी प्रोसेस से होकर जा रहा है। मतलब हीट ट्रांसफर जो है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। नहीं समझ में आया सर? देखो, आपको ये समझ में आया कि हीट ट्रांसफर एक प्रोसेस डिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया। तो देखो आगे जाके पता है हम क्या करेंगे? हम पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, ये सब प्लॉट करना सीखेंगे, है ना। पीवी डायग्राम में आपको हो सकता है एक प्रोसेस ऐसी मिले, एक प्रोसेस ऐसी मिले, है ना। कांस्टेंट प्रेशर ऐसी मिले, कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसी मिले, कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसी मिले, आपको पॉलीट्रॉपिक ऐसी मिले, एडियाबैटिक ऐसी मिले, कुछ भी हो सकता है ना। ये बहुत सारी प्रोसेस है जो हमने पीवी डायग्राम में बताई हैं। समझ में आई? तो देखो, ये एक पाथ हो गया जो एक्चुअल में एक प्रोसेस आपको दिखती है ना। जैसे आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिखी, समझना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से आपका सिस्टम होकर जा रहा है। तो इस पीवी डायग्राम में वो आपको कैसे दिखेगी? ऐसी तो दिखेगी, कांस्टेंट प्रेशर, ये देखो प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, तो एक लाइन दिखी ना, एक पाथ दिखा ना। हाँ सर। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रोसेस भी बोलते हैं और इन सारी चीज़ों को हम पाथ भी बोलते हैं। समझ में आई? ये सब क्या है? प्रोसेसेस हैं।
क्या है, ये सारी प्रोसेसेस हैं, और ग्राफ पे हम इसको पाथ बोलते हैं। ग्राफ पर हम इसको कैसे बोलते हैं, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका हीट ट्रांसफर अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करता है तो आपका हीट ट्रांसफर अलग अलग पाथ पे भी तो डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोसेस को ही तो डायग्राम में पाथ बोला जाता है। हाँ सर, तो इसलिए बोला गया है कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। अलग अलग पाथ से, अलग अलग प्रोसेस से अपने सिस्टम को लेकर जाओगे तो हीट ट्रांसफर का अमाउंट बदलता जाएगा, क्वांटिटी बदलती जाएगी। अच्छा 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 सर, ठीक है, आप समझ में आया, ठीक है, आ गया समझ में। बस तो क्वेश्चन आता है कि हीट ट्रांसफर इज अ पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो आंसर होता है कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। पाथ चेंज किया, प्रोसेस चेंज की, हीट ट्रांसफर का अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्लियर, पक्का, अच्छे समझ में आया। बस यही चाहता हूं मैं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़े, चलो। तो आ जाते हैं अब हम वर्क डन पे, है ना। एक्चुअल में जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये होगा वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन गैस, है ना। अभी हम बाय गैस की बात कर लेते हैं या वर्क डन की बात कर लेते हैं, चलो सीधे सीधे। तो आप देखो वर्क डन कैसे होगा भाई, ये देखो, अगर मैंने मान लीजिए इस पिस्टन के अंदर क्या रख दी भाई, गैस रख दी, गैस फिल कर दी, ये लो, ये देखो कहाँ तक जा रहा है भाई, ये भाई साहब यहाँ तक जा रहे हैं। तो पहले मैंने गैस कहाँ की फिल की थी भाई, ये साइड तक फिल की थी, ठीक है ना, इस तरीके से फिल की हुई थी। जैसे जैसे कंप्रेस करेगा, जैसे जैसे कंप्रेस करेगा तो गैस कहाँ आ जाएगी, नीचे कंप्रेस होके नीचे आ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी, पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो देखो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगी गैस पूरी कंप्रेस होकर। ये हाई प्रेशराइज गैस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। ये देखो, ये वो रीजन है जहाँ गैस जाकर क्या कर जाएगी, एक्यूमुलेट कर जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ओके, तो अब समझते हैं, इसी चीज को हमें समझना है कि ये हुआ है तो क्या हुआ है। यहां पर देखो जो पिस्टन है वो क्या कर रहा है, गैस को दबा रहा है। क्या कर रहा है, गैस को दबा रहा है। तो हम बोलेंगे यहां पर गैस पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन गैस है, ठीक है ना। दूसरा केस समझते हैं, मान लीजिए यहां पर आपके पास गैस है, ठीक, कौन सा कलर ले लूं, रेड कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छे से देखेगा। ये देखिए आपके पास इस गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक, हाँ सर, ठीक है, ओके 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 सर। अब देखो क्या होगा, जब आप इसे हीट सप्लाई करोगे, क्या सप्लाई करोगे, हीट सप्लाई करोगे, तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाएगी भाई, एनर्जी आ जाएगी। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, रैंडम मोशन करने लगेंगे। बिल्कुल करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे सर बहुत ज्यादा करेंगे। ये देखो सर, इसके ये इधर भागेगा, 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 ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे और एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई, इधर भी जाकर भिड़ेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर भी जाकर भिड़ने लगेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या करने लगेंगे, जाके इस पिस्टन से भिड़ने लगेंगे। आप देखोगे जैसे जैसे आप हीट सप्लाई कर रहे थे, गैस की एनर्जी बढ़ रही थी और यहां पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके आप देखोगे पिस्टन कितना मूव कर जाएगा, तो आपने देखा थोड़े टाइम बाद पिस्टन ने dx डिस्टेंस, dx डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लिया है। कितना डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लिया है, dx डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये गैस को जो आपने हीट सप्लाई किए थे, इससे मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन आया, मॉलिक्यूल जाकर टकराए इस पिस्टन से और इस पिस्टन को क्या किया, आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरी बात समझ में आई। मान लीजिए इस पिस्टन का एरिया कितना है, ए एरिया है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ होगा, तो आप बोलोगे स्मॉल वर्क डन अगर निकाला जाए सर, तो हम बोलेंगे वो हुआ होगा एफ डी एक्स। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, ठीक। ये एफ फोर्स है, क्या है ये, एफ फोर्स है। अगर हम इसको प्रेशर के रूप में देखें कि भैया इस पिस्टन का एरिया ए था तो इस पर प्रेशर कितना जनरेट हुआ, तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, dw इज इक्वल्स टू पी। अच्छा, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया होता है, बिल्कुल होता है सर। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे बहुत प्यार से सर, बहुत प्यार से। तो समझ में आया हमको कि ये जो ए डी एक्स है ये क्या है, बताओ मुझे। एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है सर, ये तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया सर। सर ये तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लिखता हूं मैं इसको, दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो चलो dw इज इक्वल्स टू
पी ए डी एक्स को मैं लिख देता हूं पी डी वी, है ना। तो अगर इसने इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया, इस फोर्स के कारण, जिस फोर्स ने कितना प्रेशर बनाया, पी प्रेशर बनाया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना कि ये जो प्रोसेस हो रही है बहुत धीरे धीरे हो रही है। आप हीट दे रहे हो, मॉलिक्यूल्स कोलिजन में जा रहे हैं, धीरे धीरे करके ये पिस्टन को आगे कर रहे हैं, है ना, बहुत धीरे धीरे करके। और कौन सा प्रेशर इसको मूव करा रहा है, ये वाला प्रेशर, है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर है हर जगह। क्या है भाई, प्रेशर यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बोले कि भैया पिस्टन थोड़े टाइम बाद इधर आ गया, ये आ गया आपका पिस्टन, तो बताओ टोटल वर्क कितना हुआ होगा। तो आप बोलोगे लो भैया इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। यहाँ पे पता चला इस केस में वॉल्यूम, अभी इनिशियल पोजीशन में वॉल्यूम V1 थी, जब पिस्टन यहाँ आ जाएगा तो वॉल्यूम V2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम V1 से लेके V2 तक, समझे कि नहीं समझे। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट प्रेशर हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू P। अब P तो कांस्टेंट है, P बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा, V2 माइनस V1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। जो मेन फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये और ये इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। W इज इक्वल्स टू पी डी वी, DW इज इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है। क्लियर, पक्का 100%। चलो, ये होता है वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो, ये साइन कन्वेंशन बोलता है। आगे जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप समझोगे। क्या बोला मैंने, जब भी गैस, देखो गैस आपके लिए सिस्टम है, गैस जो करेगी वो अच्छा, गैस के अगेंस्ट जो होगा वो बुरा। अगर वर्क डन बाय गैस है, गैस ने वर्क किया है, तो आप उस वर्क को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे भी बताऊंगा, है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, वर्क डन बाय गैस अगर है, या वर्क डन बाय सिस्टम है, तो आप उसको क्या लेते हो, पॉजिटिव। और अगर वर्क डन ऑन गैस है, तो आप उसको क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। क्लियर बात है। इस केस में वर्क डन बाय गैस है, पिस्टन को मूव करा रही है ना गैस। अगर यही पिस्टन गैस को कंप्रेस कर रहा होता तो हम बोल रहे होते कि ये वर्क डन ऑन गैस है। आई बात समझ में, हाँ सर बात पक्की हमको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है 100%। चलो, इतना आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब भी वर्क डन की बात आती है, इसको मिटा दूं, ये तो हम सब समझ चुके हैं। जब भी वर्क डन की बात आती है बाबा लोग, तो मेरी बात समझना। मान लीजिए ये पिस्टन है, मान के लिए है ही, मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना। ये पहला केस बना रहा हूं, ये पहला केस बना रहा हूं जब पिस्टन कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है। फिर मैं बना रहा हूं दूसरा केस, ये लो, ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। कि हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट फिर से बनाया। इस केस में पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो देखो, पहले वाले केस में जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो हम बोलेंगे कि यहां क्या हो रहा है भाई, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। और अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, यहां एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक। इसको आप पॉजिटिव वर्क बोलोगे क्योंकि यहां गैस वर्क कर रही है, तभी तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। गैस किसको ऊपर धकेल रही है, पिस्टन को ऊपर धकेल रही है। अगर हम इस केस में बात करें तो यहां पिस्टन किसको धकेल रहा है, गैस को धकेल रहा है, ठीक। पिस्टन किसको धकेल रहा है भाई, गैस को धकेल रहा है। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, कंप्रेस करेगा, तो ये कंप्रेशन प्रोसेस होगी। इसमें वर्क डन को आप क्या लोगे भाई, नेगेटिव लेने वाले हो। क्या लेने वाले हो, नेगेटिव लेने वाले हो। क्लियर बात है, हाँ सर। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क डन का हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या था, DW इज इक्वल्स टू PdV, है ना, इंटीग्रेशन। यहां पे ना मुझे देखकर एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। क्या फीलिंग आई, क्योंकि मैंने क्या किया था, अभी एक्सेलरेशन बहुत पढ़ा था मैंने। क्या है, एक्सेलरेशन के पहले वेलोसिटी बहुत पढ़ी थी मैंने, उसके पहले डिस्प्लेसमेंट बहुत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, है ना। तो हम जानते थे कि dx/dt जो होता है वो v के बराबर होता है। तो हमने बोला था जो dx होगा वो vdt के बराबर होगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते थे तो हम बोलते थे एरिया अंडर द vt कर्व आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। याद है, हाँ सर याद है। तो अगर इसको आप समझ गए तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए। कैसे, आओ देखो, dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV। क्या समझे इससे,
फटाक से बताओ यार, फटाक से समझ में आना चाहिए कि सर ये जो है ये तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है, एरिया अंडर, ये तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है सर। अरे सर ये तो मतलब सर मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर पीवी डायग्राम के अंदर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें और उसका एरिया निकालें वी वाली एक्सिस पर प्लॉट करके, तो सर हमें तो वर्क डन मिलने वाला है, हमें तो वर्क डन मिलने वाला है। एक चीज और आई एम सॉरी, वो चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है इट इज फॉर क्लोज्ड सिस्टम, इट इज फॉर क्लोज्ड सिस्टम बाबा, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम ही तो था, ये देखो ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, बिल्कुल क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में मास इंटरैक्ट नहीं करता, एनर्जी इंटरैक्ट करती है। यहाँ मास आ जा नहीं रहा है, यहाँ भी मास आ जा नहीं रहा है, बस एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है सर, ओके। तो हम यहाँ समझ गए इट इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अगर आप एरिया निकालो पीवी डायग्राम का, उसको प्रोजेक्ट करो वॉल्यूम वाली एक्सिस पर, तो आपको क्या मिलने वाला है, वर्क डन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हमने तुरंत समझ लिया, अच्छा ठीक है सर। मतलब अगर ऐसे प्लॉट किया जाए पीवी डायग्राम, ऐसे प्लॉट किया जाए पीवी डायग्राम और ऐसी कोई प्रोसेस है ऐसी कोई प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा एरिया, सॉरी इसका तो कोई एरिया नहीं है। अब देखो अगर कोई ऐसी साइकिल बनती है, साइकिल क्या होती है, प्रोसेस से मिलकर साइकिल बनती है भाई, है ना, साइकिल बनती है, प्रोसेस से मिलकर क्या बनती है, साइकिल बनती है। तो ये जो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम है ना, नेट, ये आपको नेटवर्क देता है। लेकिन ये तो अभी आपने हमको पढ़ाया ही नहीं। अच्छा नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लो भाई कोई प्रोसेस ही ले लो, ये प्रोसेस, ठीक है ना, इसको प्रोजेक्ट किया हमने, प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ठीक है ना। आगे जाके आपको समझ में आएगा कि एक प्रोसेस कभी आपको वर्क नहीं दे पाएगी, एक प्रोसेस कभी आपको वर्क नहीं दे पाएगी, वर्क हमेशा आपको एक साइकिल देती है। सर ये क्या है सर, देखो बाबा जब हीट इंजन पढ़ेंगे, जब हम हीट पंप पढ़ेंगे, जब रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, तब इसकी बात करूंगा। अभी आप इतना समझ जाओ कि पीवी डायग्राम के अंदर अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, ठीक है, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। अच्छा हमने एक्सपांशन पढ़ा, हमने कंप्रेशन पढ़ा, क्या इसको ग्राफ में, पीवी ग्राफ में आप बता सकते हो सर? देखो ध्यान से सुनना, जब एक्सपेंशन होता है तो क्या बढ़ रहा है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ता है। और धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता है ना प्रेशर, धीरे धीरे गैस एक्सपैंड होगी, प्रेशर अपना कम करेगी, वॉल्यूम बढ़ाएगी, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब एक्सपेंशन हो रहा होता है गैस का। और जब गैस का कंप्रेशन होता है, जब गैस को आप दबाते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, गैस का वॉल्यूम कम होता है। और जैसे जैसे दबाते जाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो अगर आप इसको ग्राफ में देखना चाहो, तो इस तरीके से देख सकते हो क्या, बताना मुझे। दो ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, एक ग्राफ है ये और एक ग्राफ है ये। मुझे बताओ कौन सा कंप्रेशन का है, कौन सा एक्सपेंशन का है, मुझे बताओ कौन सा कंप्रेशन का है, कौन सा एक्सपेंशन का है। चलो तो पहले रेड वाले ग्राफ को देखते हैं। यहां अगर आप देखो तो यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, V1 P1, मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं। यहां कोऑर्डिनेट्स है सर V2 P2, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। मुझे बताओ जब आप यहां से यहां पहुंचे, जब आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक पहुंचे तो वॉल्यूम बढ़ चुका है क्या, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचे तो वॉल्यूम बढ़ चुका है क्या, सर बिल्कुल बढ़ चुका है। पहले वॉल्यूम V1 था, कम था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं रेड वाले केस में V2 इज ग्रेटर देन V1। अच्छा प्रेशर के बारे में क्या बोल सकते हो, सर पहले प्रेशर ज्यादा था, सर पहले प्रेशर इतना था, अब देखिए सर इतना हो गया, तो प्रेशर क्या कर गया, गिर गया, प्रेशर कम हो गया। हाँ सर, तो हम बोलेंगे P2 इज लेस देन P1। अब आप मुझे बताओ ये एक्सपेंशन है, इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, तो बताओ रेड वाली लाइन के केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ना कि दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस, दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। बिल्कुल सही कहा सर। सिमिलरली अगर आप यहां से देखो, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज योर V1 P1,
एंड दिस इज योर V2 P2, है ना। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। आप जब फर्स्ट से सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, ये देखो V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, तो आप बोलोगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2, या मैं बोलूँ V2 इज लेस देन V1। अब वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पर प्रेशर P1 था और यहाँ के प्रेशर P2 हो गया, तो प्रेशर बढ़ रहा है, देखो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो जब वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? कंप्रेशन प्रोसेस। तो बाबा ये वाली जो लाइन है ना सर, ये आपको कंप्रेशन प्रोसेस दिखा रही है, कंप्रेशन प्रोसेस दिखा रही है, ठीक है, पक्का। अभी मैंने मान लिया कि इससे कोई हीट बाहर अंदर नहीं आ रही, ठीक है ना, यहाँ से ना हीट कोई बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, यहाँ से कोई हीट बाहर जा रही है अंदर, अभी लूज नहीं कर रहा कुछ भी, बस कंप्रेस हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बस एक्सपेंशन और कंप्रेशन को हमने समझा कि पीवी डायग्राम में वो हमें कैसा दिखाई देगा। क्या आपको समझ में आ गई ये बात? हाँ सर। क्या आपको वर्क डन का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया कि अगर गैस पर या अगर सिस्टम पर वर्क होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क, और अगर सिस्टम वर्क करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलो भैया, वर्क की यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट भी क्या होगी? जूल होगी। अच्छा सर एक चीज और, क्या हीट की तरह वर्क भी बाउंड्री फिनोमिना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, वर्क डन इज ऑल्सो, यार ये लाल कलर का पेन ना, वर्क डन इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना, वर्क डन इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। मतलब जब तक कभी बाउंड्री खिसकेगी नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि वर्क हुआ है। यानी कि जब तक आप फोर्स लगाते थे और डिस्प्लेसमेंट आपको दिखता नहीं था तब तक आप नहीं बोलते थे ना कि वर्क हुआ है। वैसे ही अगर गैस वर्क करेगी, सिस्टम वर्क यहां करेगा, तो वो बाउंड्री को क्या कराएगा? मूव कराएगा, और आप बोलोगे कि भाई सिस्टम ने वर्क किया है। क्लियर बात है? हाँ सर पक्की बात है एकदम। चलो अच्छा, वर्क डन के फॉर्मूले हर प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, यही बात समझ में। देखो जब आप वर्क डन का फॉर्मूला निकालोगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्क डन है ना, इसका फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अलग होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अलग होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अलग होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अलग होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अलग होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अलग होगा। तो मुझे ये बताओ कि हर प्रोसेस को आप डायग्राम में एक पाथ से बताते हो कि नहीं बताते? याद करो, हर प्रोसेस को आप पीवी डायग्राम में एक पाथ से बताते हो, लाइन बनाते हो उसको आप पाथ बोलते हो। तो यहां हर प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है। वर्क डन का फॉर्मूला हर प्रोसेस के लिए अलग है, मतलब हर पाथ के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, मतलब वर्क डन भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। वर्क डन इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। अगर आपने प्रोसेस चेंज की, आपने पाथ चेंज किया, एक ही बात है, अगर आपने प्रोसेस चेंज की, पाथ चेंज किया, तो भैया वर्क डन क्या कर जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि क्या वर्क डन और हीट पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल डिपेंड करते हैं। आप किस पाथ से होकर आए हो, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से होकर आए हो, उसको फर्क पड़ता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट फंक्शन बनता है और डिस्टेंस क्या बनता है? एक पाथ फंक्शन बनता है। डिस्टेंस डिपेंड करता है आपका पाथ क्या था, ऐसा जिगजैग पाथ था तो आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होने वाला है। समझे मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट इज लाइक पॉइंट फंक्शन एंड डिस्टेंस इज लाइक पाथ फंक्शन। वैसे ही हीट जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड करती है, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। वर्क डन जो है वो भी पाथ फंक्शन है, वो भी डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस फॉलो हो रही है, कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, और वो भी क्या है? हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, पक्की बात है। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको नोट्स में नोट डाउन कर लेने हैं अपने, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। क्लियर? चलो भाई वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्लियर भैया। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा चलो, हीट की बात हो गई, वर्क की बात हो गई, अब हमको बात करनी है इंटरनल एनर्जी की। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? देखो इंटरनल एनर्जी अगर आपको फील करनी है, फील तो छोड़ो,
इंटरनल एनर्जी में कंफ्यूजन ये होता है कि लोग हीट को ही इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं। किसको? हीट को ही इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं। बहुत पास पास हैं दोनों। हाँ, मैं मानता हूँ कि दोनों का रिलेशन एकदम मौसी और मम्मी जैसा है कि मौसी समझते हो ना, मौसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मौसी मतलब माँ जैसी, है ना। तो मौसी और मम्मी में आपको बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेगी, लेकिन दोनों अलग अलग एंटिटी है। वैसे ही हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों अलग अलग एंटिटी है, समझना। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी possessed बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन। ये देखो बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, बहुत ही शानदार डेफिनेशन। क्या? एक सेकेंड, हाँ चलो। इंटरनल एनर्जी of a system is the energy possessed by the system due to molecular motion and molecular configuration। क्या मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है अंदर, समझ रहे हो? क्या मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है और कैसा कन्फिग्रेशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आप मान लो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में गैस भरी हुई है। ये लो, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ऐसे गैस भर दी गई मैंने। ये लो, ऐसे मैंने गैस भर दी, ठीक। अब अगर आप इसको हीटअप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसको एनर्जी दे रहे हो, कहीं से एनर्जी दे दी, तो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके, हीट गेन करके क्या करेंगे? एकदम रैंडम मोशन में आ जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, कंटेनर की इधर उधर जाकर क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, हम बोलेंगे एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर। हीट ट्रांसफर से क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड कराई, जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड कराई भाई, तो ये देखो मॉलिक्यूल क्या करने लगे? बढ़ने लगे। ये देखो, ये इधर जा रहा है, 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 इधर 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 इधर। ये देखो सारे मॉलिक्यूल ऊपर नीचे आगे पीछे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने हीट अब्जॉर्ब की है और मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है, जिसको आप यूके बोल रहे हो, ठीक है ना। एंड एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड इंटरनल। मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन मतलब गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर है, लिक्विड में पास पास है, सॉलिड में और पास पास है, तो इनके कन्फिग्रेशन कहलाते हैं। इसके कारण जो एनर्जी आती है इसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, ठीक। अच्छा, जो इंटरनल एनर्जी होती है बाबा, इसको ना आप कैपिटल यू से बताते हो। किससे बताते हो? कैपिटल यू से बताते हो, ठीक है। ओके, तो अब आप समझ गए कि अगर इंटरनल एनर्जी यानी कि यू की बात आपसे कोई कर रहा है, तो वो सिस्टम की मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जीज है उसकी बात करता है। पक्का? 100%? हाँ सर। यू इज सिंपली अ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये, है ना। आप एक एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, आप एक एक मॉलिक्यूल को मिलाकर बात करते हो कि ये इंटरनल एनर्जी है, तो आप मैक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हो, ठीक। अच्छा, आप जब भी किसी पर्टिकुलर सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हो, स्टेट मतलब अभी इस सिस्टम का प्रेशर कितना है, इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, तो ये आप उसके स्टेट को डिफाइन कर रहे हो। और उसको स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? वेरिएबल्स की, प्रॉपर्टीज की, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हाँ कि ना। अरे जैसे आप बचपन में वो एक गोलमाल पिक्चर देखी है? गोलमाल पिक्चर में समीर एक आदमी है, अब उसकी क्वालिटीज बतानी है तो कैसे बताया? बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटे कपड़े पहनता था, बड़ी शरारत करता था, हाँ कि ना। तो ये वेरिएबल थे। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटे कपड़े पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ये क्या है? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन कर रही हैं समीर को। वैसे ही कोई स्टेट है अगर आपके पास, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो कि है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, समझे, है ना। और उसके स्टेट को डिफाइन करने के लिए आप इंटरनल एनर्जी का भी यूज कर सकते हो, हीट का यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ। चाय वाला एग्जांपल याद है? चाय 30 डिग्री सेल्सियस पे थी, आपने बोला इसके अंदर तो हीट है ही नहीं। फिर आपने जैसे ही एसी 20 डिग्री सेल्सियस पे किया तो भाई हीट ट्रांसफर चालू। हीट कहाँ से आ गई? उसके अंदर टेम्परेचर था। क्या था उसके अंदर? टेम्परेचर था। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट मूव करना चालू करी। तो आप किसी भी सिस्टम का स्टेट इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनसे बता सकते हो, हीट से कभी भी बताओगे नहीं। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। चलो, तो ये बात हो गई भाई इंटरनल एनर्जी की। अच्छा, एनर्जी है तो आपको पता है कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं जो आराम से समझाऊंगा, आप उसे समझना, फिर हम इस पर आते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं।
थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। अच्छा, चलो समझना, इसको मैं हटाता हूं यहां से। देखिए आप ये एक्सपेंशन कंप्रेशन ये याद रखिएगा क्या है ना, और इस पे हो क्या रहा है। हमने ये बोला कि भैया, हाँ हमने ये बोला कि इसको हटा देते हैं, एक्सपेंशन को भी कंप्रेशन रखते हैं, कि यहाँ पर एक स्टेट है। इनिशियली आपका जो पिस्टन है वो कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। देखो इनिशियली आपका पिस्टन इस पोजीशन में है, ये क्या है उसकी स्टेट 1 है। क्या है इसकी स्टेट 1 है, ठीक। मान लीजिए फाइनल पिस्टन कहाँ पर आ गया, फाइनल पोजीशन पिस्टन की कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। ये फाइनल पोजीशन है पिस्टन की, पिस्टन यहाँ आ गया, ठीक, ओके। और गैस क्या हो गई भाई, गैस अच्छी खासी कंप्रेस हो गई है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़िया पास आ गए, अच्छा खासा कंप्रेशन हो गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, ओके, बढ़िया सर, समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टेट 2, दिस इज योर स्टेट 2, दिस इज योर स्टेट 1, है ना। स्टेट 1 को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ स्टेट वेरिएबल की जरूरत है, या मैं बोलूं कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत है। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स को आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी बोलते हो। पहली बात थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल is nothing but it is property, thermodynamic property is nothing but thermodynamic property, ठीक, समझेंगे बहुत प्यार से, है ना। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो इस स्टेट 1 को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की जरूरत है। तो हमने बोला स्टेट 1 में इनिशियली इस गैस का प्रेशर था P1 और इसका वॉल्यूम था V1, ठीक। टेम्परेचर मान लो T1, ये इसके स्टेट वेरिएबल्स हुए, ये इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुई कि इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी। समीर बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटे कपड़े पहनता था, बड़ी शरारत करता था, ठीक। जब आप स्टेट 2 पर आए तो आपने बोला स्टेट 2 को डिफाइन करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज बदल दी है। P2 हो गई, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, मान लो टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक। मुझे ये बताओ स्टेट बदला तो उसको डिफाइन करने वाली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी बदल गए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी बदल गई। हाँ सर बदल गई। एक स्टेट के लिए एक ही टाइप की प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी चेंज होती है तो क्या स्टेट चेंज हो जाएगा? हाँ सर पक्की बात है सर, पक्की बात है। मतलब एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होंगी। क्या बोला मैंने? टू डिफाइन अ पर्टिकुलर स्टेट, टू डिफाइन अ पर्टिकुलर state we have only a set of properties और वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये बात समझना कि अगर ये वेरिएबल चेंज हुए तो आप समझ जाना कि आपका स्टेट भी चेंज हो गया होगा, है ना। देखो ग्राफ में समझाता हूं आपको, शायद और अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक। क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। पीवी डायग्राम में कंप्रेशन कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ठीक। प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। तो उल्टा होगा। चलो दूसरे कलर से बना दूं, ऐसा होगा, ठीक। ये होगी स्टेट 1। स्टेट को डिफाइन करने के लिए यहां पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। सिमिलरली आप इस स्टेट पर आए स्टेट 2, तो स्टेट 2 को डिफाइन करने के लिए P2, V2 और T2 ये प्रॉपर्टीज बैठी हुई हैं, ये स्टेट वेरिएबल्स बैठे हुए हैं। जैसे ही स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ, जैसे ही ये प्रॉपर्टीज चेंज हुई, स्टेट चेंज हो चुकी है ना। और इस पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए यही सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लगेगी, इस पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए यही सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लगेगी। इसके अलावा आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करोगे तो मैं बोल दूंगा कि स्टेट क्या हो चुकी होगी? चेंज हो चुकी होगी।
आई मेरी बात समझ में? तो 100 बात की एक बात यह है कि भैया हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है, जिसको आप थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स या फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हो। और किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमेशा एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होगी, अगर वो बदली तो आप बोल देना कि स्टेट बदल गई है। ठीक, एक चीज और, स्टेट जब 1 से 2 जा रही है तो स्टेट के बदलने को आप बोलते हो प्रोसेस। वो किसी प्रोसेस से होकर जा रही है ना, स्टेट जब बदल रही है तो किसी प्रोसेस से होकर जा रही है, और उस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो? कंप्रेशन प्रोसेस। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे हम सर। किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर आपने बता दी तो स्टेट आपने डिफाइन कर दिया, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सेट नंबर ऑफ वो है प्रॉपर्टीज है, और स्टेट अगर चेंज होती है तो वो किसी प्रोसेस के थ्रू चेंज होती है। पक्की बात है? हाँ सर। तो यहां पर मैं इस चीज को डिफाइन कर देता हूं कि अगर स्टेट 1 आपके पास है, स्टेट 1 आपके पास है, और आप स्टेट 1 से कहां जा रहे हो? स्टेट 2 पर जा रहे हो, तो ये बात पक्की है कि आप किसी प्रोसेस से होकर जा रहे होगे। इसको आप क्या बोलते हो? प्रोसेस बोलते हो, है ना। इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या है? प्रॉपर्टीज है, जिसको आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हो, प्रॉपर्टीज। ठीक, और इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपके पास दूसरी प्रॉपर्टीज है। वाह यार सर मजा आ गया, वाह यार सर मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। ठीक, तो ये बात थी भाई हमारी इस अंग्रेजी की जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सम पैरामीटर्स और सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है ना, हम क्या करने वाले हैं? सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले हैं, किसकी मदद से? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, these parameters or variables which describe equilibrium states of the system are called state variables। बता दिया मैंने, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी भी है। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी भी है। नेक्स्ट, अब ये स्टेट वेरिएबल जो आपने बताया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, इनके बीच में रिलेशनशिप भी क्या होता है? सेटअप होता है। तो इनके बीच में जो इक्वेशन रिलेशनशिप सेटअप करती है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो स्टेट्स के बीच में इक्वेशन सेटअप होगी उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसमें P एब्सोल्यूट प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ना, और T क्या है भाई? हमारा टेम्परेचर है इन केल्विन। तो आप देखो, आपने सबको रिलेट कर दिया, पक्का कर दिया। आगे जाके आप पढ़ोगे कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है गैसेज में। क्या है भाई? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है आइडियल गैसेस में। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इन आइडियल गैसेस। आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, अभी नहीं पढ़ना है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर गैस का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये बात पक्की है कि आप उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे होगे। अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप समझ जाना कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैसेस में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है आइडियल गैस के लिए। आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी आप इतना समझ लीजिए। चलिए, ओके, बढ़िया। यहां हमने पढ़ लिया व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, वही पढ़ना है। उसके अंदर सब टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। अब देखो, जो प्रॉपर्टीज है वो 2 टाइप की है। जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो 2 टाइप की है। एक है इंटेंसिव वेरिएबल, एक है एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक है इंटेंसिव वेरिएबल, एक है एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है? ध्यान से समझेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द वेरिएबल्स आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। एग्जाम्पल, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर। समझाऊंगा। साइज पे डिपेंड जो प्रॉपर्टीज नहीं होती, जो प्रॉपर्टीज साइज से इंडिपेंडेंट होती हैं उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टीज साइज पर डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? इन लिखा है इंटेंसिव वेरिएबल में, इन लिखा है, हाँ सर इन लिखा है। इन क्या बता रहा है? इन बता रहा है इंडिपेंडेंट। क्या बता रहा है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो जब भी आप इंटेंसिव वेरिएबल की बात करोगे तो इन पकड़ लेना, इन पकड़ लेना, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ये देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? इंटेंसिव वेरिएबल में। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब जो प्रॉपर्टीज, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज साइज पर डिपेंड करेंगे उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। यार देखो, इसका ना एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है ये ट्रिक। तो देखिए, उस ट्रिक को हम यहाँ डिस्कस करते हैं।
और ये बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो आगे जाकर होंगे ना, जैसे आप जाके इंजीनियरिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो वहाँ आपको बहुत बड़े बड़े राइटर्स मिलेंगे, पी.के. नाग मिलेंगे, है ना, सेन जॉन बोल्ट्स मिलेंगे, बहुत बड़े लोग मिलेंगे। लेकिन उनने सबने रेफरेंस एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो आप खुद सोचो ना कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा ग्रंथ टाइप की चीज़ है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपको डिसाइड करना हो कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कैसे डिसाइड करोगे, क्या ट्रिक है उसकी, ठीक है, समझना। आप क्या करना, एक बड़ा सा साइज का एक कंटेनर लेना, ठीक। मान लो उसमें मैंने लिख दिया प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये चीज़ें लिख दी। और मैंने बोला कि इसको बीच से काट दो, क्या करो, इसको हाफ हाफ कर दो, इसका साइज क्या कर दो, कम कर दो। ये मैंने साइज क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया मान लो। तो मुझे बताओ ये जो आधा कंपार्टमेंट है, क्या इसका प्रेशर बदल जाएगा क्या? नहीं सर, इसका प्रेशर तो पी ही रहने वाला है, इसका प्रेशर भी पी रहने वाला है, ठीक। अगर यहाँ पे गैस भरी हुई है और गैस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और उसको आप आधा आधा कर दोगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा क्या गैस का? नहीं, यहाँ भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी की बात करें, अगर हम डेंसिटी की बात करें भैया, तो डेंसिटी भी सेम रहने वाली है। डेंसिटी थोड़ी ना डिपेंड करती है भाई कि क्या सिस्टम है, सिस्टम आधा कर दिया, ज़्यादा कर दिया। अरे भाई एक बॉल है, मान लो ये कोई सॉलिड बॉल है, ठीक, इसकी डेंसिटी रो है, इसको आपने आधा आधा काट दिया, आधा काट के तो बॉल को आधा आधा बना दिया, तो डेंसिटी बदल जाएगी क्या? नहीं, डेंसिटी नहीं बदलने वाली। साइज पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, दोनों कंपार्टमेंट की सेम रहने वाली है। अब मुझे बताओ कि मान लो इस कंपार्टमेंट को मैंने, इस पूरे बॉक्स को मैंने आधा आधा कर दिया, तो उसका मास आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा m/2, इसका मास कितना हो जाएगा? m/2। इसका टोटल वॉल्यूम V था, इसको आधा आधा किया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V/2। तो आप देखो ना, साइज काटने से अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होंगे। और जो वेरिएबल्स या जो प्रॉपर्टीज साइज को चेंज करने से नहीं बदल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। आई बात समझ में? पक्का 100%? हाँ सर। अरे देखो ना, अगर इस बॉल का टेम्परेचर T टेम्परेचर है और इसको बॉल को मैंने आधा आधा काट दिया तो भाई दोनों ही पार्ट का टेम्परेचर TT निकलेगा ना, अलग थोड़ी ना हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये है इसके पीछे की ट्रिक। क्लियर है? सिंपल सी बात है, एक कंटेनर बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, आपको जो भी प्रॉपर्टी दिखी, मान लो चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आओ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, चलो कंटेनर दूसरा बनाता हूँ। ये एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें मैंने कोई गैस भर दी, रैंडम गैस भर दी, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कुछ है, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है न्यू, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है न्यू, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा बताओ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप बोलोगे कि क्या करो, इस कंटेनर को आधा आधा डिवाइड कर दो, आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इस पूरी गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी कितनी? न्यू। तो भैया क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी क्या गैस की? नहीं, वो भी न्यू ही रहने वाली है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। एरिया अगर मान लो, एक कंटेनर लिया मैंने, भाई ये लो एक कंटेनर है ना, एरिया मैंने पूछा बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? भाई इसको आधा आधा करोगे तो एरिया आधा आधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एरिया भी क्या हो गई, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। बस आपको क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है, एक बॉक्स बनाना है और उसमें प्रॉपर्टी लिख देना है जो आपसे पूछ रहा है और उस कंटेनर को डिवाइड कर देना है। अगर कंटेनर का साइज कम हो जाने से प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पक्का 100%। चलिए, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के क्या एग्जांपल हैं? वॉल्यूम मैंने बताया आधा आधा हो जाएगा, मास आधा आधा, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी किसी भी टाइप की हो एक्सटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पक्की बात है? हाँ सर। वैसे ये एंट्रोपी भी क्या होती है? एंट्रोपी भी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंट्रोपी क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ऑल नोट है ये, नोट, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है सर इसका? अभी बता रहा हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या मतलब है? अरे अभी बता रहा हूं, लिख तो लूं भैया। देखिए, इंटरनल एनर्जी जो है
इंटरनल एनर्जी जो है कैपिटल U, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी है ना, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है, छोटा u। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बड़ा U डिवाइडेड बाय मास, यानी कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। देखो अब ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है ना। यहां पर देखो साइज भी हो सकता है और साइज एंड मास ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो हमने बोला कि जब आप पूरी इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड कर देते हो, पर यूनिट मास निकालते हो आप, तो ये जो होती है इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ द सिस्टम होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज ले लो आप, स्पेसिफिक एंट्रोपी ले लो, स्मॉल एस ले लो, स्मॉल एस वो होता है कैपिटल एस बाय मास, पर यूनिट मास। ये भी स्पेसिफिक एंट्रोपी है, क्या है ये, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक। ये भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा यहां पर एक एग्जांपल और ले लो आप, इंथैल्पी। इंथैल्पी भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक इंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में। तो जितनी भी टाइप की, ये पॉइंट लिखवाना है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जितनी भी आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज निकलवाते हो सब इंटेंसिव होती है। क्लियर बात है, पक्का 100%। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं बताओ हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि उसमें मास मल्टीप्लाइड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ क्या है, तो आप बोलोगे वो इंटेंसिव है, क्योंकि क्या होती है स्पेसिफिक हीट, क्या होती है, Q डिवाइड बाय M। होती है कि नहीं होती, हाँ बिल्कुल होती है सर। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर यहाँ डेल्टा T भी कर दो, लो भैया, ठीक है, पक्की बात है। हाँ तो चलो ये बात आप समझ में आ गई आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है भाई, हमको नेक्स्ट क्या समझना है, नेक्स्ट है आपका, ओ माय गॉड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बाबा 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पानी रखा है क्या, पानी पी लूं मैं, चलो पानी नहीं है अभी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। आज से पहले, बहुत टाइम पहले, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर दी गई थी, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर दी गई थी, जब हीट और वर्क की बात कर दी गई थी, तब तक लोगों को यही नहीं पता था कि टेम्परेचर जैसी चीज भी होती है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोलता है, चीजें क्या है जरा वो समझते हैं। स्टेटमेंट ये बोलता है, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कुछ समझ नहीं आया, मैं भी जानता हूं, देखो समझने की कोशिश करना। अब मैं जो बताने वाला हूं कि मान लीजिए आपके पास तीन बॉडी है, एक बॉडी है A, एक बॉडी है B और एक बॉडी है C, ठीक। ये है बॉडी B, है ना। चलो ये बॉडी है B, इसको भी लगा के रखता हूँ ना, अटैच करके रखता हूँ एकदम। ये बॉडी है B, ठीक। और इसके ऊपर एक तीसरी बॉडी रखी हुई है जो कि है बॉडी C, ठीक है ना। ठीक है, आओ। तो ये बोला गया है कि जो तीसरी बॉडी है वो है बॉडी C। तो ऐसा बोला गया कि if a body A is in thermal equilibrium with body C, if a body A is in thermal equilibrium with body C and body B is also in thermal equilibrium with body C, then A and B both are in thermal equilibrium। जैसे बोला गया ना, अगर A लाइन A पैरेलल है लाइन B के, लाइन B पैरेलल है लाइन C के, तो लाइन A और लाइन C आपस में क्या होंगे भाई, पैरेलल होंगे। तो ऐसा बोला गया कि भाई ये जो तीन बॉडीज हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इनके बीच में कोई ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो सेम होगी तीनों ही में, क्योंकि तीनों एक दूसरे से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अरे बाबा लव ट्राइंगल है ना, लव ट्राइंगल है, तीनों में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बोला गया कि तीनों में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो क्या होगी, बराबर होगी तीनों में, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया भाई, टेम्परेचर बोला गया। तब द प्रॉपर्टी विच इज सेम, द प्रॉपर्टी which is same for all the bodies, the property which is same for all the bodies, क्या लिख रहा हूं भाई मैं, that the property which is same for all the bodies is found out to be temperature, ठीक। अब भैया लोग पहुंच गए थे फर्स्ट लॉ तक, लोग पहुंच गए थे सेकंड लॉ तक, है ना। और लोग बोले कि भैया जब टेम्परेचर के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने बोला भैया ये तो फंडामेंटल चीज है,
फर्स्ट लॉ तो चलो बाद में पढ़ना, सेकंड लॉ तो चलो बाद में पढ़ना, सबसे फंडामेंटल चीज जो हीट और वर्क की, जो हीट की बात कर रही है, जो वर्क की बात कर रही है, जो इंटरनल एनर्जी की बात कर रही है, वो तो टेम्परेचर थी भैया, और आप इसी को भूल गए। आपको इतनी जल्दी थी कि आपने फर्स्ट लॉ को नाम दे दिया फर्स्ट लॉ, आपने सेकंड लॉ को नाम दे दिया सेकंड लॉ, और भैया आपने फंडामेंटल चीज ही नहीं बताई। तो अब अपनी गलती सुधारो और फर्स्ट और सेकंड के पहले जो नंबर में आता है उस नंबर पर इस लॉ को रखो, ताकि लोगों को बाद में, जब लोग बाद में ये चीज पढ़ें तो उनको ये समझ में आए कि सबसे फंडामेंटल चीज जो थी वो थी टेम्परेचर, जो कहां से निकल कर आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल कर आया। इसलिए बोला भाई फर्स्ट और सेकंड के पहले क्या आता है, जीरो आता है, तो लॉ का नाम रखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर बात है। क्वेश्चन आता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो निकल कर आई, तो थी क्या वो टेम्परेचर। ठीक है, और जब आपको टेम्परेचर के बारे में पता चला तो टेम्परेचर के जानने के बाद आपने थर्मोमेट्री की बात की। किसकी बात की, थर्मोमेट्री की बात की, जो कि क्या था, टेम्परेचर मेजरमेंट था। आई बात समझ में, क्या था, टेम्परेचर मेजरमेंट था। ठीक है, थर्मामीटर बनाना, ये सब करना, ये तब आपने जाना जब आपको टेम्परेचर के बारे में पता चला। जब तक आप ये नहीं जान पाते, कभी भी आप इसके बारे में, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में नहीं जान पाते, कभी भी आप स्केल के बारे में जान नहीं पाते। क्लियर, पक्का। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से पहले। ठीक है, चलिए भाई, तो आप समझ गए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो थर्ड बॉडी की बात की है, थर्ड सिस्टम की बात की है, दिस इज योर फर्स्ट सिस्टम, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। पूछता है कि बताओ इसमें कौन सी बॉडी थर्मोमीटर है, कौन सी बॉडी आगे जाके थर्मोमीटर बनी। तो भैया जो रेफरेंस बॉडी थी, जो थर्ड बॉडी थी, वही हमारी क्या बनती है, थर्मोमीटर बनती है। समझो ना मेरी बात ध्यान से। हम जो थर्मोमीटर अपने मुंह में रखते हैं टेम्परेचर लेने के लिए, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आता है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो थर्मोमीटर हमेशा कौन सी बॉडी बनेगी, वो रेफरेंस बॉडी, वो थर्ड बॉडी, जिससे आप बाकी दोनों बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम पे लेकर आ रहे हो। समझे मेरी बात? ठीक है, चलिए भाई, तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इसके कोई खास नहीं है। टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हो, टेम्परेचर स्केल वाले, थर्मल एक्सपेंशन, इन सब में, उस यूनिट में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, तो यहां तक हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लिया है। यहां तक हमारा लेक्चर होता है समाप्त। आपको पता है भाई, हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से लगा हुआ है, सिर्फ एक एम को ध्यान रखते हुए कि आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है ना। फ्री एजुकेशन सबका हक है और वो सबको मिलना चाहिए, बस हमारा यही एक उद्देश्य है। हम कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ते हैं, आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करते हैं। सिलेबस के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने का भी एम हमने सोचा है और हम बिल्कुल उस एम को अचीव करेंगे। बस चाहिए तो आपका सपोर्ट, आपके लाइक्स, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करने वाला बटन, वो जो बेल आइकन होता है उसको दबाना है और शेयर ज़रूर करना है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो ऐसा आपको लगता है कि भाई वो डिज़र्व करते हैं कि उनको फ्री एजुकेशन मिले और बहुत ज़्यादा पैसे कहीं पे कर रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको बस ज़रूरी है आपका प्यार, आपका सपोर्ट। जो भी आपके ग्रुप्स होंगे ना, वहाँ पर आप इन वीडियोस को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एकदम फ्री एजुकेशन, और कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। बस इतना आप हमें करेंगे तो हम ऐसा सोचेंगे कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपका प्यार हमें इसी रूप में आप प्रोवाइड कराइए। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।